अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं ज़ैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम मोल एंड एवोगैड्रो नंबर जो है इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। मतलब ये है कि हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। एक पार्टिकल एटम का जो एक पार्टिकल है उसके मास से हम स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे मोल पे और एवोगैड्रो नंबर पे यहाँ पे हम क्लोज करेंगे। तो बहुत डिटेल में हम जाने वाले हैं। शायद वीडियो भी थोड़ी लंबी हो जाए लेकिन आप लोग बहुत कुछ गेन सकते हैं अगर आप लोगों ने पूरा देख लिया वीडियो। इसके अलावा अगर ये चीज़ें आप लोगों को आती है या आप किसी और वीडियो में सीख सकते हैं जो शॉर्ट हो, फिर आप लोग उधर भी जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम बहुत डेप्थ में जाने वाले हैं। बहुत बेसिक से हम मास वगैरह उठा के यहाँ पे मोल पे पहुँचेंगे और एवोगैड्रो नंबर्स पे पहुँचेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम बात स्टार्ट करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास से। तो रिलेटिव एटॉमिक मास जो है इसकी डिफिनीशन के ऊपर अगर हम गौर करें तो यहाँ पे इसमें दो चीज़ें कन्फ्यूजन वाली है। मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, इसका क्या मतलब है? एटम और एलिमेंट जो है इसमें थोड़ा बहुत फ़र्क है। एलिमेंट में ढेर सारे सेम एटम होते हैं। मतलब अगर एक एलिमेंट है उसमें करोड़ों की तादाद में या हज़ारों की तादाद में या लाखों की तादाद में एक जैसे या सेम एटम होंगे। यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को एग्ज़ाम्पल दे दूँ, मान लो ये क्या है, गोल्ड का सिक्का है। क्या है? गोल्ड का सिक्का है, गोल्ड से बना हुआ है। लेकिन अगर ये प्योर फॉर्म में है, इनमें सारे गोल्ड के एटम है, फिर इसको हम बोलते हैं एलिमेंट। क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे रिलेटिव एटॉमिक मास इज़ डिफाइंड एज द मास ऑफ वन एटम। इस सिक्के का या कार्बन के ढेर का या सोडियम का ढेर लगा हुआ है, उससे अगर हम एक एटम उठाए और इसको हम कंपेयर करें किस चीज़ के साथ, विद द मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन। अब कार्बन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 12(6). कार्बन के जो 3 आइसोटोप है, 13 है, 14 है, उसकी बात हम नहीं करते। यहाँ पे जो 12 नंबर पे है, जो ज़्यादा कॉमन है, उसकी हम बात करते हैं। तो इसके 1/12 पार्ट के साथ अगर हम कंपेयर करें फिर वो एक एटम का मास होगा। क्या होगा? एक एटम का मास होगा। यहाँ पे बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, इसी वजह से मैं यहाँ पे बेसिक पे जाऊँगा। यहाँ पे मुझे पता है कि अभी भी आप लोग के समझ में नहीं आया। बेसिक में जाते हैं, बेसिक में जाने के बाद आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मान लो ये क्या है, हम एटॉमिक लेवल पे जाते हैं। मान लो ये हमारे पास एक एटम है। क्या है? एटम है। अब एटम की न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। मान लो ये क्या है? प्रोटॉन है। इसके अलावा जो न्यूट्रॉन है उसको मैं डिफरेंट कलर से शो करता हूँ। मान लो ये न्यूट्रॉन है। ठीक, अब एटम के शेल भी होते हैं। क्या होते हैं? यहाँ पे न्यूक्लियस के इर्द गिर्द शेल मौजूद होते हैं और शेल जो है, शेल इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एटम जो बना हुआ है वो किन पार्टिकल से बना हुआ है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक, एटम में ये 3 पार्टिकल प्रेजेंट है। अब ये इन 3 पार्टिकल का जो मास होगा वो मास किसका होगा? एटम का होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जो मास होगा वही मास किसका होगा? एटमों का होगा। क्यों? क्योंकि एटम इन चीज़ों से बना है। लेकिन यहाँ पे चंद पॉइंट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको आप लोगों ने नोट करना है। यहाँ पे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जो मास है ये क्या है? अप्रॉक्सीमेटली सेम है। एग्जैक्ट सेम नहीं है, 100% एक जैसा नहीं है इसका मास, लेकिन तकरीबन क्या है? सेम है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास इतना कम है कि उसको हम इग्नोर करते हैं। ये निगलेजिबल है। इलेक्ट्रॉन क्या है? निगलेजिबल है। क्यों? क्योंकि इसका मास जो है इतना कम है कि हम उसको शुमार भी नहीं करते। मैं यहाँ पे अगर आप लोगों को एग्ज़ाम्पल दे दूँ, एक ट्रक है, ट्रक वो आलू से भरा हुआ है। अब उनमें से एक छोटा सा आलू आप लोगों ने उठा लिया तो ट्रक में कोई कमी आएगी? नहीं आएगी। या अगर आप लोग
वहाँ पे उस ट्रक में जितने आलू है, अगर आपके हाथ में वो एक छोटा सा आलू है उसके साथ कंपेयर करें तो ये आलू बहुत छोटा है। क्या है? छोटा है। उसके वज़न के मुकाबले में ये बहुत छोटा है। अगर किसी मालिक से आपने ले लिया, मतलब वो ट्रक किसी का है और उससे ये आलू, छोटा सा आलू ले लिया, वो आप कुछ नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि इसका मास बहुत कम है। क्या है? मास बहुत कम है। थोड़ा बहुत है लेकिन इतना कम है कि हम इसको क्या करते हैं? निग्लिजिबल करते हैं। इसी तरह यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है इसका थोड़ा बहुत मास है लेकिन इतना कम है कि ये हम नेगलेक्ट करते हैं, इसको हम शुमार भी नहीं करते। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो एटम का मास होता है वो किस चीज़ का होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अगर हम इलेक्ट्रॉन को इग्नोर कर दें फिर एटम का मास क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जो मास है वो एटम का मास है। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं? कार्बन लेते हैं। क्या करते हैं? कार्बन 12 लेते हैं। कार्बन 12 का मतलब ये है कि इसका एटॉमिक नंबर 6 है और यहाँ पे इसका मास नंबर 12 है। एटॉमिक नंबर क्या है? न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन की तादाद है उसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। मास नंबर क्या है? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जो तादाद है उसको हम एटॉमिक मास कहते हैं। क्या कहते हैं? एटॉमिक मास। अब हमें मालूम है कि कार्बन 12 जो है इसमें 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है। अब इस कार्बन को जब मास स्पेक्ट्रोमेट्री में इसको रगड़ा दे दिया, मास स्पेक्ट्रोमेट्री एक ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से हम डिफरेंट एलिमेंट का मास मालूम करते हैं। तो पहले यहाँ पे कार्बन का मास मालूम किया था मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में। कार्बन को रगड़ा दे दिया और इसका मास जो निकल आया वो कितना था? 1.99 × 10⁻⁻23 ग्राम था। कार्बन को उठाया, मास स्पेक्ट्रोमेट्री में रखा, वहाँ पे इसका मास मालूम किया। मास मालूम किया तो कितना आया? 1.99 × 10⁻⁻23 ग्राम आया। अब ये बहुत स्मॉल वैल्यू है। अगर आप लोग यहाँ पे इसको ख़त्म करें, यहाँ पे बाद में हम लिखते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये जो मास आया हुआ है ये इस कार्बन एटम का है, पर यहाँ पे प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है। अब पहले हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम है कि हम इसको जो है नेगलेक्ट करते हैं। तो ये जो मास आया होगा ये किस चीज़ का फिर होगा? प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को इग्नोर करते हैं तो फिर ये मास किसका होगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब दोनों का तकरीबन सेम है, एग्जैक्ट सेम नहीं है लेकिन तकरीबन सेम है। अगर सेम है तो यहाँ पे 6 + 6 इसको हम 12 मान सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसको हम 12 पार्टिकल, टोटल पार्टिकल कितने हैं? 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है, दोनों ही पार्टिकल है। कितने हैं? 6 है और इसका मास भी तकरीबन सेम है। तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे लिख सकते हैं कि 12 पार्टिकल मास भी इतना है, 1.99 × 10⁻⁻23 ग्राम। इसके बाद अगर 12 पार्टिकल का मास इतना है तो 1 पार्टिकल, चाहे वो प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है, 1 पार्टिकल का कितना होगा? अगर 12 पार्टिकल का इतना है तो 1 पार्टिकल जो है, 1 पार्टिकल उसका कितना मास होगा हमें मालूम नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट कैसे करेंगे? कैलकुलेट इस तरह करेंगे कि यहाँ पे जो मास है ये वाला, इसको हम डिवाइड करते हैं किससे? 12 से। यानी कार्बन के टोटल 12 पार्टिकल्स है, 12 पार्टिकल का मास इतना है। अगर हम एक का मालूम करना चाहें तो यहाँ पे हम इसको 12 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? 12 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के लिए यहाँ पे मैं कैलकुलेटर जो है इसको ओपन करता हूँ। तो 1.99 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू, ये आता है 0.165
और यहाँ पे इतने हिस्से है। तो इन यहाँ पे जो डिजिट है इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या कहेंगे, यहाँ पे 5 है तो 8 ये 5 से बड़ा है ये इंसा, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 6 कर सकते हैं और बाकी जो इनसे है इसको हम 0.5 मानते हैं। तो कितना आएगा, यानी यहाँ पे जो है यहाँ पे जो 5 है 5 इसको हमने 6 किया, बाकी जो हिस्से है इसको हमने 0.5 मान लिया। तो एक पार्टिकल का मास कितना आया, 0.6605 ×10⁻⁻23 ग्राम आया। अब यहाँ पे इस इशारिया को हम यहाँ पे लाएंगे तो फिर कितना आएगा, तो एक पार्टिकल का मास कितना है 1.6605 ×10⁻⁻24, पहले मैंने 23 था, अब यहाँ पे इशारिया यहाँ पे लाया तो एक माइनस और भी बढ़ा। ठीक, इसके अलावा अगर हम इसको यहाँ पे इस ज़रब में ना लिखे 10 की पावर में ना लिखे तो एक पार्टिकल का मास कितना होगा, यहाँ पे आप लोग अब यहाँ पे आप लोग देख ले, ये एक पार्टिकल का मास है ग्राम में। एक पार्टिकल या चाहे वो प्रोटॉन है या चाहे वो न्यूट्रॉन है, तो 1.000616605 ग्राम ये एक पार्टिकल का मास है। इसके अलावा इसको यहाँ पे जो मास है वन पार्टिकल का, इसको हम एक और यूनिट में लेते हैं जिसको हम क्या कहते हैं AMU। तो ये मास जो है, ये वन पार्टिकल का मास ये 1 AMU का बराबर है। किस चीज़ का, 1 AMU। अब वो AMU क्या है, एटॉमिक मास यूनिट। कहने का मतलब ये है कि किसी एटम में पार्टिकल जो है वो जितनी भी है उस एक को हम यूनिट कहते हैं। तो ये क्या है, सिर्फ एक ही यूनिट का मास है। क्या है, एक ही यूनिट का मास है। तो यहाँ पे हम इस यूनिट में लेते हैं 1 AMU। ये मास कितना है, 1 AMU। तो यहाँ पे जो डिफिनीशन में बात लिखी हुई थी कि हम जो 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन से कंपेयर करते हैं किसी भी एटम का मास जो है। कंपेयर कैसे करेंगे, ये हमने सिर्फ एक पार्टिकल का मास निकाला। किस चीज़ का, कार्बन का। 12 पार्टिकल का मास कितना था, 1.99 ×10⁻⁻³ था। ये 12 पार्टिकल का था, एक पार्टिकल का ये है। अब हम जितनी भी एटम हैं पीरियोडिक टेबल में उन सब को इसके साथ कंपेयर करते हैं। कंपेयर का क्या मतलब है, कंपेयर का मैं यहाँ पे आप लोगों को एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मान लो हमारे पास ऑक्सीजन एटम है। कौन सा एटम है, ऑक्सीजन एटम। इसमें जो है 8 प्रोटॉन है, 8 न्यूट्रॉन है और 8 इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन का मास हम कंसीडर नहीं करते, तो इसका मतलब ये है कि इसमें 16 पार्टिकल है। कितने पार्टिकल है, 16 पार्टिकल। अब 16 को किस चीज़ के साथ ज़रब देना है, 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम। यहाँ पे जो मास आया हुआ है 1.6605 ×10⁻⁻24 ग्राम। ठीक, AMU में कैसे लेंगे, AMU जो है अगर ये 1 AMU के बराबर है ये, तो 16 को 1 से ज़रब दे दे तो यहाँ पे 16 AMU बन जाएगा, 16 AMU। ठीक, तो ये किस चीज़ का मास है, ऑक्सीजन एटम का मास है। इसके अलावा अगर यहाँ पे मैं सोडियम उठा लूँ, क्या उठा लूँ, सोडियम, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। कहने का मतलब ये है कि इसमें 11 प्रोटॉन है। इसका जो मास नंबर है वो 23 है, यानी इसमें 11 प्रोटॉन है प्लस 12 न्यूट्रॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है। कितने, 11। इलेक्ट्रॉन को हम इग्नोर करते हैं, तो 12 और 11 ऐड करें एक दूसरे को तो यहाँ पे 23 आता है। 23 पार्टिकल को आप लोगों ने ज़रब देना है किस चीज़ के साथ, 1.6605 ×10⁻⁻24 ग्राम। AMU जो है ये 1 AMU के बराबर है, तो यहाँ पे ये कितना आएगा, 23 AMU। इस तरह हम हर एटम को उसके एटॉमिक मास को देखते हैं, हर एटम में उसके एटॉमिक मास को देखते हैं और फिर उसको ज़रब देते हैं कार्बन के एक पार्टिकल के साथ। तो ऐसे करते करते हमने
जितनी भी एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, जितनी भी एटम है, उन सब का मास आइडेंटिफाई किया, उन सब का मास मालूम किया। तो इसी वजह से रिलेटिव एटॉमिक मास में हम बात करते हैं कि एक एटम का मास जो है किसी भी एलिमेंट का, उसको हम कंपेयर करते हैं किस चीज़ के साथ, मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन। मतलब एक पार्टिकल जो है उसके साथ हम ज़रब देते हैं, उसके साथ कंपेयर करते हैं और फिर देखते हैं कि उसका मास कितना आता है। यहाँ पे अगर मैं एक और एग्ज़ाम्पल दे दूँ, हाइड्रोजन का दे दूँ, तो हाइड्रोजन 1 जो है इसमें एक प्रोटॉन है, इसके अलावा एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं है, एक इसमें इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन को हम कंसीडर ही नहीं करते, तो यहाँ पे 1 प्रोटॉन है, 1 को किसके साथ ज़रब दे, 1.6605 × 10⁻24 ग्राम। AMU में कितना आएगा, 1, ये 1 AMU के बराबर है, तो 1 को 1 के साथ ज़रब दे दे तो हाइड्रोजन का 1 AMU आएगा। ठीक, तो ये है सिंगल एटम, यहाँ पे हाइड्रोजन, सोडियम, ऑक्सीजन। अगर हम बात कर ले मॉलिक्यूल लेवल पे, मॉलिक्यूल क्या है, जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम आपस में मिल जाए तो वो मॉलिक्यूल बनाता है। अब सेम एटम का मॉलिक्यूल भी हो सकता है, इसके अलावा डिफरेंट एटम का मॉलिक्यूल भी हो सकता है। जिस तरह मैं यहाँ पे अगर एग्ज़ाम्पल दे दूँ, हमारे पास क्या है, मान लो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, पहले हमने एटम की बात की है, अब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, O2 है, सेम एटमों से बना हुआ है। तो एक ऑक्सीजन का कितना आ रहा था, 16 AMU आ रहा था। अब कितने ऑक्सीजन हैं, 2 ऑक्सीजन हैं, तो 2 के साथ ज़रब दे दे, यहाँ पे 2 के साथ जब आप ज़रब देंगे तो ये आएगा 32 AMU, या अगर हम ग्राम में लेंगे तो 32 ज़रबे 10⁻32 ज़रबे 1.6605 ज़रबे 10⁻24 ग्राम। ठीक, अब ग्राम को आप लोग गोली मार दे, यहाँ पे जितनी भी एटम है पीरियोडिक टेबल में उसको हम AMU में रिप्रेजेंट करते हैं, इस यूनिट में हम लिखते हैं। ग्राम में हम बाद में लेंगे जब हम मोल पे आएंगे। मोल के लिए अब हम क्या करते हैं, रास्ता हमवार करते हैं, इस तरह समझो। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे इस तरह मॉलिक्यूल ले लूँ जो डिफरेंट एटमों से बना हो, जिस तरह यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को एग्ज़ाम्पल दे दूँ H2O का, इसमें 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, मतलब 2 डिफरेंट एटम हैं। तो हाइड्रोजन का 1 AMU आ रहा था, कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 AMU, ऑक्सीजन का 16 है तो 2 + 16 तो ये आएगा 18 AMU। इस तरह अगर मैं फार्मूला यूनिट या आयनिक कंपाउंड, वो कंपाउंड जो केटायन + एनायन से बना हो उसको हम फार्मूला यूनिट कहते हैं या आयनिक कंपाउंड कहते हैं। जिस तरह मैं यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दे दूँ NaOH, NaOH। अब इसमें सोडियम भी है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है। तो ऑक्सीजन सोडियम का कितना है 23 प्लस ऑक्सीजन का कितना है 16, हाइड्रोजन का कितना है 1। तो इनको आपस में जमा कर दे तो हमारे पास आंसर आएगा 40 AMU, या अगर हम ग्राम में रिप्रेजेंट करें तो 40 ज़रबे 1.6605 ज़रबे 10⁻24 ग्राम होगा। ठीक, अब यहाँ पे अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन कर लूँ, क्वेश्चन कि आप लोग जाए एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल उठाए तो आप क्या करेंगे, 16 AMU उठाएंगे या 16 ज़रबे 1.6605 ज़रबे 10⁻24 ग्राम उठाएंगे। अब इस ग्राम को उठाना बहुत मुश्किल काम है, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो इतना वज़न जो है हमें दे दे, इस तरह कोई बैलेंस नहीं है, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम इसके बजाय 16 ग्राम ले लें, 16 ग्राम मान लो मैंने आपको कहा कि 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम ले ले, कितने 16 ग्राम, 16 AMU नहीं और ये वैल्यू भी नहीं, 16 ग्राम उठा ले तो इसमें कितने ऑक्सीजन एटम होंगे। यहाँ पे इस ग्राम में, इतने ग्राम में 16 ज़रबे 1.6605 ज़रबे 10⁻24 ग्राम में एक ऑक्सीजन का एटम है। अगर 16 ग्राम हम उठाए, ये तो बहुत बड़ी वैल्यू है, तो इसमें कितने एटम होंगे।
ऑक्सीजन के। तो इसको कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पे हम क्या करते हैं, 16 ग्राम लेते हैं, ठीक, और डिवाइड करते हैं किस चीज़ से, इस वैल्यू से, ठीक। तो यहाँ पे ये 16 इस 16 के साथ कैंसिल, यहाँ पे ग्राम इस ग्राम के साथ कैंसिल, यहाँ पे जो बचा हुआ है वो क्या बचा हुआ है, 1/1.6605। अब ये 10 की पावर -24 जो है, ये जब ऊपर जाएगा तो ये +24 में कन्वर्ट होगा, 10 की पावर +24, यानी हम सिर्फ 24 लिखेंगे, ठीक। इसके बाद यहाँ पे 1 को हम इस वैल्यू से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे कैलकुलेटर जो है मैं ओपन करता हूँ, कैलकुलेटर, तो 1 डिवाइडेड बाई 1.6605 इज इक्वल टू, ये आता है 0.6022, 0.6022 ज़रबे 10 की पावर, ठीक। अब यहाँ पे इशारिया को हम यहाँ पे लाएंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, 6.022 ज़रबे 10 की पावर 24 है, 23 हो जाएगा, 23, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम उठाए, 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम उठाए तो इसमें कितने एटम होंगे, 6.022 ज़रबे 10 की पावर 23, ठीक। यहाँ पे अगर हम इतना ग्राम ले ले तो इसमें एक ऑक्सीजन एटम होगा, 16 ग्राम ले ले तो इसमें इतने ऑक्सीजन एटम होंगे। अगर मैं यहाँ पे अनदर एग्ज़ाम्पल दे दूँ कि 1H2O मॉलिक्यूल है, इसका जो मास आता है वो 18 AMU आता है, या 18 ज़रबे 1.6605 ज़रबे 10 की पावर -24 ग्राम आता है। मतलब इस इतने ग्राम में एक H2O मॉलिक्यूल होता है। अगर मैं 18 ग्राम ले लूँ, 18 ग्राम H2O ले लूँ तो इसमें कितने H2O मॉलिक्यूल होंगे, इतने मास में एक H2O मॉलिक्यूल है, और 18 ग्राम में कितने H2O मॉलिक्यूल होंगे। तो हम सिंपल सी बात है, कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, 18 ग्राम लेते हैं, इसको डिवाइड करते हैं इससे, तो 18 जो है इसके साथ कैंसल, ग्राम इसके साथ कैंसल, ठीक। तो यहाँ पे क्या बचा, 1/1.6605, और यहाँ पे ज़रबे 10 की पावर जो है ऊपर लेके जाएंगे तो 10 की पावर 24 बन जाएगा, ठीक। अब 1 जो है यहाँ पे जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो इतना ही आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 0.6022 ज़रबे 10 की पावर, यहाँ पे इशारिया लाए तो क्या बनेगा, 6.022 ज़रबे 10 की पावर 23। कहने का मतलब ये है कि अगर हम H2O मॉलिक्यूल 18 ग्राम ले ले तो उसमें इतने वाटर के मॉलिक्यूल होंगे। ऊपर हमने ऑक्सीजन एटम की बात की, यहाँ पे इतने ऑक्सीजन एटम होंगे, यहाँ पे इतने H2O मॉलिक्यूल होंगे। अगर हम फार्मूला यूनिट ले ले, जिस तरह NaOH है, NaOH, इसका एटॉमिक मास कितना आ रहा था, 40 AMU, या 40 ज़रबे 1.6605 ज़रबे 10 की पावर -24 ग्राम आता था। कैलकुलेशन करते करते यहाँ पे फार्मूला यूनिट भी कितने आएगा, 40 ग्राम। अगर हम NaOH उठाए तो इसमें इतने NaOH आयनिक कंपाउंड होगा या फार्मूला यूनिट होंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के, ठीक। तो चाहे वो एटम है, आयन है, मॉलिक्यूल है, फार्मूला यूनिट है, उसका क्या करे, उसका जो एटॉमिक मास है उसको एक पार्टिकल से ज़रब दे दे। फिर आप लोगों ने क्या करना है, उसको जितना एटॉमिक मास आता है उसको ग्राम में ले ले, फिर यहाँ पे डिवाइड करे इस 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम के साथ, और यहाँ पे 16 लगाए तो इससे क्या आएगा, इससे 6.022 ज़रबे 10 की पावर 23 आएगा। चाहे एटम है, चाहे मॉलिक्यूल है, चाहे आयनिक कंपाउंड है, चाहे आयन्स है,
जो भी कैलकुलेट करे इतनी वैल्यू आएगी। कितनी वैल्यू आएगी? मास में डिफरेंट हो सकता है, जिस तरह यहाँ पे 16 ग्राम है, यहाँ पे जो है H2O का 18 ग्राम है, इसके अलावा NaOH का कितने होगा 40 ग्राम होगा, लेकिन उसमें पार्टिकल सेम आएंगे। क्या आएंगे? पार्टिकल सेम आएंगे। यानी हम इस तरह भी कह सकते हैं कि यहाँ पे मैं पहले ड्रा करता हूँ ताकि आप लोग का कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाए। हम इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। 1 मिनट के लिए वेट करें कि 6.022 × 10⁻23 एटॉमिक ऑक्सीजन ले लिया। इतने ऑक्सीजन, एटॉमिक ऑक्सीजन ले लिया जितना यहाँ पे वैल्यू नज़र आ रहा है आप लोगों को। इसका मास कितना होगा? 16 ग्राम होगा। अगर हम इतने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ले लें तो इसका मास 32 ग्राम होगा। अगर हम इतने H2O मॉलिक्यूल ले लें तो इसका मास 18 ग्राम होगा। अगर हम इतने सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लें तो उसका मास कितना होगा? 40 ग्राम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी हमने कैलकुलेशन की है कि अगर हम 40 ग्राम NaOH लेते हैं तो इसमें इतने पार्टिकल होंगे, NaOH के इतने ग्राम H2O लेते हैं तो इसमें इतने H2O के मॉलिक्यूल होंगे। अभी हमने कैलकुलेशन की। अब यहाँ पे ये जो कैलकुलेशन है ये किसने किया था? पहले मैं इतना काबिल नहीं हूँ कि इस तरह कैलकुलेशन कर लूँ। ये जो पहले किया था उसका नाम था एवोगैड्रोस। क्या नाम था? ये कैलकुलेशन जो है ये सबसे पहले किसने किया था? एवोगैड्रो नाम के एक साइंटिस्ट था, उसने ये कैलकुलेशन किया था। इसी वजह से इस वैल्यू को उन्होंने नाम दिया एवोगैड्रो नंबर। क्या नाम दिया? एवोगैड्रो नंबर्स। और इसको रिप्रेजेंट किया किस चीज़ के साथ? Na के साथ। तो जैसे ही आप लोगों को Na नज़र आ जाए इसका मतलब क्या है? एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर कितना है? 6.022 × 10⁻23 है। कितना है? 6.022 × 10⁻23 है। इसके अलावा एवोगैड्रो ने ये भी मज़ीद कहा कि आप लोग बार बार इसको ना लिखे, इसकी जगह हम क्या करते हैं, एक चीज़ लाते हैं जिसको हम नाम देते हैं मोल। क्या नाम देते हैं? मोल। यानी इसका मतलब ये था कि अगर हम इतने एटम ले लें या इतने मॉलिक्यूल ले लें जिस तरह यहाँ पे है H2O, या इतने फार्मूला यूनिट ले लें जिस तरह यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है, या जिस तरह हम आयन ले लें इतने, तो वो 1 मोल के बराबर हो। किसके बराबर होगा? 1 मोल के बराबर होगा। जिस तरह हम आम रूटीन में कहते हैं कि 1 दर्जन या 1 डोज़न केले दे दे, 1 डोज़न माल्टे दे दे, 1 डोज़न जो है मोबाइल दे दे, या 1 डोज़न टमाटर दे दे। तो 1 डोज़न का क्या मतलब है? 1 डोज़न किस चीज़ के बराबर है? 12 के बराबर है। किसके बराबर है? 12 के बराबर है। यानी आप रेडी वाले के पास चले गए, आपने कहा कि 1 डोज़न केले मुझे दे दे। उसके पास माल्टे भी है, केले भी है, टमाटर भी है, आलू भी है। आपने कहा कि 1 डोज़न मुझे केले दे दे, तो वो आपको फ़ौरन 12 केले दे देंगे। तो 1 डोज़न का मतलब 12 है। इसी तरह 1 मोल का मतलब है 6.022 10⁻23। ठीक। आम लाइफ में हम डोज़न इस्तेमाल करते हैं, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में यहाँ पे मोल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये बहुत ही लार्ज वैल्यू है। क्या है? लार्ज वैल्यू है। 6.022 × 10⁻23। तो ये बहुत ही लार्ज वैल्यू है। तो जैसे ही जब मोल की बात आ जाए कि 1 मोल सोडियम है, या 1 मोल H2O मॉलिक्यूल है, या 1 मोल क्लोरीन है, या 1 मोल हाइड्रोजन है, या 1 मोल HCl है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें क्या है? इतने पार्टिकल है। क्या है? इतने एटम है, या इतने जिस तरह अगर हम कहें कि 1 मोल सोडियम है तो इसका मतलब ये है कि इतने सोडियम एटम होंगे। अगर हम कहें कि 1 मोल H2O मॉलिक्यूल है तो इसका मतलब ये है कि इतने H2O मॉलिक्यूल है। जिस तरह मैं यहाँ पे एग्ज़ाम्पल देता हूँ,
यहाँ पे एग्ज़ाम्पल कुछ इस तरह है कि मान लो मैंने कहा कि 1 मोल ऑक्सीजन एटम है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें 6.022 × 10⁻23 जो है ऑक्सीजन एटम होंगे, इतने तादाद में होंगे। इसके अलावा इसका मास कितना होगा, 16 ग्राम। इस तरह 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है तो इसका तादाद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कितने तादाद में होगा, इतने तादाद में। इसके अलावा इसका मास कितना होगा, 32 ग्राम होगा। H2O का इतना तादाद होगा 1 मोल में और मास कितना होगा, 18 ग्राम होगा। इसके अलावा अगर हम 1 मोल NaCl ले लें तो यहाँ पे इसमें कितने NaCl होंगे, इतने NaCl होंगे। इसका मास कितना होगा, 58.5 ग्राम होगा। क्यों? क्योंकि Na का जो Na जो है इसका 23 है और Cl जो है इसका 35.5 AMU है। इनको आप आपस में जमा कर दे तो इतने ग्राम आता है। तो इस कैलकुलेशन से हम मोल जो है मोल वो 2 तरीक़ों से डिफ़ाइन कर सकते हैं। इस कैलकुलेशन की मदद से हम मोल को 2 तरीक़ों से डिफ़ाइन कर सकते हैं। किस तरह? फर्स्ट वन डेफिनेशन कुछ इस तरह है कि मोल कैन बी डिफाइंड एज एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास और आयनिक मास ऑफ ए सब्सटेंस एक्सप्रेस इन ग्राम। कहने का मतलब ये है कि एक सब्सटेंस है, चाहे वो एटम है, चाहे वो मॉलिक्यूल है, चाहे वो आयन है, या चाहे वो फार्मूला यूनिट है या फार्मूला मासेस है, जिस तरह यहाँ पे NaCl का है, उसको अगर हम इस तरह ग्राम में एक्सप्रेस किया जाए उसको हम मोल कहते हैं। क्या कहते हैं? मोल कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख ले, H2O को हमने ग्राम में एक्सप्रेस किया हुआ है तो ये क्या है, 1 मोल के बराबर है। इस तरह यहाँ पे 58.5 ग्राम किस चीज़ के, NaCl के हैं, इसको हमने ग्राम में एक्सप्रेस किया कैलकुलेशन की मदद से। तो यहाँ पे ये किस चीज़ के बराबर है, मोल के बराबर है। कितने मोल के? 1 मोल के बराबर है। इस तरह ऊपर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन एटम को भी हमने ग्राम में एक्सप्रेस किया हुआ है। तो ये एटम का एग्ज़ाम्पल है, ये मॉलिक्यूल का एग्ज़ाम्पल है, ये मॉलिक्यूल का एग्ज़ाम्पल है, ये यहाँ पे फार्मूला मासेस का या फार्मूला यूनिट का एग्ज़ाम्पल है। अगर हम इसको ग्राम में एक्सप्रेस करें तो सिंपल उसको हम क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। तो यहाँ पे इन शॉर्ट ये कि जिस एटम का जो एटॉमिक मासेस होता है, जिस तरह सोडियम का 1 है, हाइड्रोजन का 1 है, सोडियम का 23 है, इस तरह ऑक्सीजन का 16 है। इसके अलावा अगर हम मॉलिक्यूल की बात कर ले तो 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का 18 AMU आता है। उसको सिंपल आप लोग ग्राम में कन्वर्ट करें, उसके साथ ग्राम लगाए। जिस तरह ऑक्सीजन का 16 है, 16 AMU आता है, उसको उसके साथ आप लोग ग्राम लगाए तो सिंपल इसका आर्ट क्या है, मोल। ये क्या है फिर, मोल है। इसके अलावा दूसरा डिफिनीशन कुछ इस तरह है कि द अमाउंट यानी मास ऑफ ए सब्सटेंस विच कंटेन एवोगैड्रो नंबर, एक ऐसा सब्सटेंस जिसका मास कितने नंबर रखता हो, एवोगैड्रो नंबर यहाँ पे 10⁻⁻23 है, ठीक। ऑफ पार्टिकल से मुराद एटम, मॉलिक्यूल, आयन और फार्मूला यूनिट। It establish link between mass of a substance and number of particle। कहने का मतलब ये है कि मोल जो है ये लिंक का काम करता है। किस तरह लिंक का काम करता है? अगर हम कहें कि 1 मोल सोडियम क्लोराइड है तो इसका मतलब ये है कि इसका मास इतना आता है और इसमें पार्टिकल इतने हैं। यानी ये पार्टिकल जो है ये फ़िक्स है, चाहे वो एटम है, अगर हम एटम को ग्राम में लिया जाए। इसके अलावा अगर हम मॉलिक्यूल ले लें तो उसमें इतने पार्टिकल हो। इसके अलावा अगर हम आयन ले लें तो उसमें भी इसके इतने पार्टिकल होंगे। मास और नंबर के बीच ये मोल क्या करता है, लिंक का काम करता है। यानी मोल का मतलब ये भी है कि मान लो H2O जो है हम 1 मोल लेते हैं तो इसका मतलब ये भी है कि ये 18 ग्राम है। और इसके अलावा इससे ये भी हमें पता चलता है कि इतने 1 मोल अगर H2O हो तो इसमें इतने H2O के मॉलिक्यूल होंगे। तो ये रहा मोल। इसके अलावा एवोगैड्रो नंबर, ये एवोगैड्रो नंबर है। किस तरह डिराइव हुआ, किस तरह डिराइव किया एवोगैड्रो ने, इस तरह यहाँ पे जो ऊपर हमने कैलकुलेशन की। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो की समझ आई हुई होगी। अगर समझ आई है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पेज पे अगर देख रहे हैं तो पेज को भी लाजमी फॉलो करें ताकि आप लोगों को भी फ़ायदा हो और मुझे भी फ़ायदा हो। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।